हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। एंड आप देख रहे हैं लेगेसी लर्नर्स। पिछले वीडियो में हमने जापान एंड चाइना को कवर किया था। इस वीडियो में हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और फोकस करते हैं उस पीरियड पर जिसने आज के चाइना, ताइवान और कोरिया को शेप किया। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि क्लास 11th की ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के सारे चैप्टर्स जल्द ही अपलोड होने वाले हैं इसी चैनल पे। एंड देन 12th के सारे सिलेबस भी इस चैनल पे कवर करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए चैनल ओपन हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। द राइज ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। जब 1937 में जापान ने चाइना पर हमला किया तो उस समय की रूलिंग पार्टी गोमिंडांग पीछे हटने लगी। इस लंबी और थका देने वाली जंग ने चाइना को कमज़ोर कर दिया। देश में दो बड़े क्राइसिस थे। एक इकोलॉजिकल क्राइसिस, ज़मीन बंजर हो रही थी, जंगल कट रहे थे और हर साल बाढ़ आ रही थी। दूसरा एक सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस, ज़मींदारी सिस्टम, कर्ज, पुरानी टेक्नोलॉजी और ख़राब कम्युनिकेशन ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया था। इसी माहौल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या सीसीपी, जो 1921 में बनी थी, को बढ़ने का मौका मिला। शुरू में सीसीपी ने ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म को फॉलो किया, जिसके हिसाब से रेवोल्यूशन शहरों के वर्किंग क्लास या मजदूर लाते हैं। लेकिन एक लीडर ने इस रूल बुक को ही बदल दिया। उनका नाम था माओ जेडोंग। माओ ने कहा कि चाइना का रेवोल्यूशन शहरों से नहीं बल्कि गाँव के करोड़ों किसानों से आएगा। उन्होंने अपना रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम पेजेंट्री पर बेस किया। जब गोमिंडांग ने उन पर हमला किया तो माओ अपनी सेना के साथ जियांगसी के पहाड़ों में जा छिपे। यहाँ 1928 से 1934 तक उन्होंने एक अलग ही दुनिया बनाई। उन्होंने किसानों की एक स्ट्रॉन्ग काउंसिल, जिसे सोवियत कहते थे, बनाई। ज़मीन को ज़मींदारों से छीनकर किसानों में बांट दिया गया। माओ ने औरतों की प्रॉब्लम्स को समझा, रूरल विमेंस एसोसिएशंस बनवाई और एक नया मैरिज लॉ लागू किया जिसने ज़बरदस्ती की शादियों पर रोक लगा दी। इसी बीच गोमिंडांग की सेना ने उनके जियांगसी बेस को घेर लिया। बचने के लिए सीसीपी ने वो किया जिसे आज दुनिया द लॉन्ग मार्च के नाम से जानती है। 1934-35 में उन्होंने करीब 6000 माइल्स यानी लगभग 10,000 किलोमीटर का एक बेहद मुश्किल सफ़र तय किया और शांची में अपना नया बेस बनाया। इस लॉन्ग मार्च ने उन्हें एक मजबूत सोशल बेस दिया और आखिरकार वॉर के बाद सीसीपी ने गोमिंडांग को हराकर चाइना पर कब्जा कर लिया। Establishing the New Democracy 1949 to 65। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। शुरू में ये न्यू डेमोक्रेसी की प्रिंसिपल्स पर चली, जिसका मतलब था कि सभी सोशल क्लासेस का एक अलायंस होगा। इकोनॉमी के ज़रूरी हिस्सों को सरकारी कंट्रोल में ले लिया गया और प्राइवेट ज़मीन जायदाद को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया। लेकिन 1958 में एक रेडिकल पॉलिसी आई, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इसका मकसद था चाइना को तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइज करना। लोगों को इनकरेज किया गया कि वो अपने घरों के पिछवाड़े में स्टील की भट्टियां लगाएं। गाँव में पीपल्स कम्यून्स बनाए गए जहां ज़मीन पर सबका साझा हक होता था और सब मिलकर खेती करते थे। 1958 तक चाइना की 98% खेती की ज़मीन इन्हीं कम्यून्स के अंडर आ चुकी थी। पार्टी के अंदर सभी लोग इससे खुश नहीं थे। लियू शाओची और डेंग जियाओपिंग जैसे लीडर्स ने कम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करने की कोशिश की, क्योंकि ये ठीक से काम नहीं कर रहा था और बैकयार्ड फर्नेसेस में बना स्टील इंडस्ट्रियल यूज़ के लायक ही नहीं था। कन्फ्लिक्टिंग विजन्स 1965 to 78। माओ, जो एक सोशलिस्ट मैन बनाना चाहते थे, और वो लीडर्स जो आइडियोलॉजी से ज़्यादा एक्सपर्टीज़ और इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान देना चाहते थे, इनके बीच का झगड़ा बढ़ता गया। इसका नतीजा था 1965 में शुरू हुई द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। माओ ने अपने क्रिटिक्स को दबाने के लिए रेड गार्ड्स का इस्तेमाल किया, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स और आर्मी के लोग थे। इन्होंने पुरानी संस्कृति, पुराने रिवाज और पुरानी आदतों के खिलाफ एक कैंपेन चलाया। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को गाँव में जनता से सीखने के लिए भेज दिया गया। इस दौर में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी प्रोफेशनल नॉलेज से ज़्यादा ज़रूरी हो गई। इस कल्चरल रेवोल्यूशन ने पार्टी को कमज़ोर किया और देश की इकोनॉमी और एजुकेशन सिस्टम को बुरी तरह से डिस्टर्ब किया। रिफॉर्म्स फ्रॉम 1978 एंड द स्टोरी ऑफ ताइवान। कल्चरल रेवोल्यूशन के बाद डेंग जियाओपिंग ने पार्टी पर कंट्रोल बनाए रखते हुए एक सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी की शुरुआत की। 1978 में पार्टी ने 4 मॉडर्नाइजेशंस यानी साइंस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, डिफेंस को अपना गोल बनाया। माहौल थोड़ा आज़ाद हुआ। 5 दिसंबर 1978 को एक वॉल पोस्टर लगाया गया जिसका नाम था द 5th मॉडर्नाइजेशन। इसमें लिखा था कि डेमोक्रेसी के बिना बाकी 4 मॉडर्नाइजेशंस बेकार हैं। लेकिन जब 1989 में तियाननमेन स्क्वायर पर स्टूडेंट्स ने ज़्यादा आज़ादी की मांग की तो उन्हें फोर्स से दबा दिया गया। अब आते हैं ताइवान की कहानी पर।
जब चियांग काई शेक 1949 में सीसीपी से हारकर ताइवान भागे तो वो अपने साथ ढेर सारा सोना और कीमती खजाना ले गए थे। वहाँ उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। शुरू में उन्होंने एक रिप्रेसिव गवर्नमेंट चलाई, लेकिन साथ ही उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किए और इकोनॉमी को मॉडर्नाइज किया। 1973 तक ताइवान का जीएनपी एशिया में सिर्फ जापान के बाद दूसरे नंबर पर था। चियांग काई शेक की मौत के बाद ताइवान धीरे धीरे एक डेमोक्रेसी बन गया, जहां 1987 में मार्शल लॉ हटाकर ऑपोजिशन पार्टीज को लीगल कर दिया गया। द स्टोरी ऑफ कोरिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी। अब आते हैं कोरिया पर। जापानीज शासन के बाद कोरिया आज़ाद हुआ, लेकिन नॉर्थ और साउथ में बट गया। 1950 में कोरियन वॉर शुरू हुई, जिसने साउथ कोरिया को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वॉर के बाद सिंगमन री के अथॉरिटेरियन रूल के खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद 1961 में जनरल पार्क चुन ही ने मिलिट्री कू करके सत्ता हासिल कर ली। पार्क चुन ही ने देश में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की शुरुआत की। उनकी पॉलिसी स्टेट लेड और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी। सरकार ने बड़ी बड़ी कॉरपोरेट फर्म्स को सपोर्ट किया। शुरू में टेक्सटाइल जैसी लाइट इंडस्ट्री पर फोकस किया गया, फिर 1970s में स्टील, शिप बिल्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस किया गया। इस दौरान 1970 में सेमाउल मूवमेंट या न्यू विलेज मूवमेंट भी शुरू किया गया, ताकि गांव के लोगों को डेवलप किया जा सके। लेकिन इस इकोनॉमिक ग्रोथ की कीमत लोकतंत्र को दबा कर चुकाई गई। पार्क ने यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन लाकर परमानेंट प्रेसिडेंसी हासिल कर ली। लेकिन जैसा ताइवान में हुआ, वैसा ही कोरिया में भी हुआ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ लोगों में पॉलिटिकल राइट्स की अवेयरनेस बढ़ी। 1980 में ग्वांगजू डेमोक्रेटाइजेशन मूवमेंट को ब्रूटल तरीके से दबा दिया गया, लेकिन लोगों की आवाज़ नहीं दबी। आखिरकार 1987 में हुए जून डेमोक्रेटाइजेशन मूवमेंट के बाद सरकार को झुकना पड़ा और देश में डायरेक्ट इलेक्शंस का रास्ता साफ हुआ। इसके ठीक 10 साल बाद 1997 में कोरिया को एक बड़े फॉरेन करेंसी क्राइसिस का सामना करना पड़ा। इससे उभरने के लिए देश ने IMF से लोन लिया और देश के आम नागरिकों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट चलाकर अपना सोना दान किया, ताकि देश का कर्ज चुकाया जा सके। तो हमने देखा कि जापान और चाइना ने मॉडर्नाइजेशन के लिए दो बिल्कुल अलग रास्ते चुने। जापान ने अपनी इंडिपेंडेंस बरकरार रखी और अपनी ट्रेडिशनल स्किल्स को नए तरीक़ों से इस्तेमाल किया, लेकिन इससे एक अग्रेसिव नेशनलिज्म पैदा हुआ। चाइना का रास्ता बिल्कुल अलग था। यहाँ ट्रेडिशंस को रिजेक्ट किया गया ताकि देश को एक किया जा सके। CCP ने देश से पुरानी इनइक्वालिटीज़ को हटाया, एजुकेशन को बढ़ाया, लेकिन एक ऐसा रिप्रेसिव पॉलिटिकल सिस्टम बनाया जिसमें आज़ादी और बराबरी सिर्फ नारे बनकर रह गए। आज चाइना एक आर्थिक महाशक्ति है, लेकिन वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम अब भी टाइटली कंट्रोल है। अगर आपको मेरे साथ क्लास 12 में भी स्टडी करना है तो बिना कुछ सोचे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।